जेप्टो की वैल्यूएशन है $5 बिलियन, फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन है $2.8 बिलियन और लेंसकार्ट की वैल्यूएशन है $4.5 बिलियन। तीनों को जोड़ दो तो रफली बनता है $12 बिलियन। और जब आप इस नंबर को 170 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके आप कहीं ना कहीं स्पेसएक्स की वैल्यूएशन के आसपास पहुंचोगे। है कि आजकल पूरी दुनिया में स्पेस एक्स की चर्चा चल रही है। We've been over this. This is likely to be the biggest IPO of all time. SpaceX is exploring the prospect of this mega bond sale that could kick. एक ऐसी कंपनी जिसका फाउंडर एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं है, जिसके पास रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं है, जिसके पास 2008 में घर का किराया देने तक के पैसे भी नहीं थे, और आज स्पेसएक्स का आईपीओ हिस्ट्री का एक नया बेंचमार्क सेट करने वाला है, जिसकी वैल्यूएशन है लगभग $2.1 ट्रिलियन और आईपीओ के थ्रू वो लोग लगभग $75 बिलियन रेज कर रहे हैं। और इसी आईपीओ के साथ इलॉन मस्क बन गए हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इलॉन मस्क की तारीफ नहीं करने वाले हैं, बल्कि कुछ रियल क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। क्या $2.1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन एक्चुअली जस्टिफाइड है, या बस लोग और इन्वेस्टर्स इलॉन मस्क के नाम पे पैसे लगाए जा रहे हैं और बिजनेस का फंडामेंटल कुछ है ही नहीं। इसी के साथ साथ हम ये सारी चीजें भी डिकोड करेंगे कि स्पेसएक्स को इतनी ज्यादा वैल्यूएशन लोग क्यों देना चाहते हैं। इसी के साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आज के टाइम पे स्पेसएक्स एग्जैक्टली करता क्या है और आज से 10, 15, 20 साल बाद क्या करने वाला है। मैं हूं आपका होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको भी बिजनेस का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। तो बस आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। इलॉन मस्क की लाइफ पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, इसलिए अगले 1-2 मिनट में मैं क्विकली समराइज करने वाला हूं कि उनका बचपन कैसा था, उनका पास्ट कैसा था, और फिर हम बात करेंगे फ्यूचर की, जो चीज इन्वेस्टर्स को बेची जा रही है। सो सबसे पहली बात, अगर तुम्हें लगता है कि यार इलॉन मस्क बहुत ज्यादा रिच फैमिली में पैदा हुए होंगे इसलिए उनके पास इतनी ज्यादा वेल्थ है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखो, वो गरीब नहीं थे लेकिन रिच भी नहीं थे। अकॉर्डिंग टू हिम एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स वो कहते हैं कि वो एक अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन एक चीज जो उनके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशल थी वो ये थी कि उनको बचपन से ही बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जहां पे बच्चे बाहर जाके फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, वहीं पे दूसरी जगह इलॉन मस्क एक रूम में बैठ के बुक्स पे बुक्स पढ़ते रहते थे। और इसी के चलते 1971 में साउथ अफ्रीका में उन्होंने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बना दिया, जिसको बेच के उन्होंने $500 भी कमाए। और फिर 17 की एज में वो कनाडा चले गए, सिर्फ एक बैकपैक के साथ और बहुत सारे स्टूडेंट लोन के साथ। जो डिग्री वो परस्यू कर रहे थे वो थी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, जो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है और कम से कम इंडिया में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। फिर 1995 में उन्हें स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया फॉर पीएचडी, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया अपनी नई कंपनी बनाने के लिए, जिसका नाम था Zip2। ये बेसिकली एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी थी जब गूगल एग्जिस्ट नहीं करता था। बेसिकली गूगल मैप्स का थोड़ा सस्ता वर्जन समझ सकते हो, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा नीडेड थी उस टाइम पे, क्योंकि उस वक्त गूगल मैप्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अगर लोगों को अभी भी बाहर जाने की इच्छा होती थी, कोई भी नए रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, तो उनके लिए डायरेक्शन को खोजना और वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और इलॉन मस्क इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, और उनका ये मिशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि सिर्फ 4 साल बाद कॉम्पैक्ट ने 307 मिलियन में उस कंपनी को खरीद लिया और 27 साल के इलॉन मस्क के हाथ में आए $22 मिलियन। फिर 1999 में उन्होंने तुरंत अपने आधे पैसे अपने नेक्स्ट आइडिया में डाल दिए, जिसका नाम था X.com। ये एक ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्टअप था और ये वो टाइम था जब इंटरनेट पर लोगों को पैसे भेजने से डर लगता था। लेकिन इवेंचुअली X.com मर्ज हुआ कॉन्फिनिटी के साथ और बन गया पेपैल। और फिर 2002 में ईबे ने पेपैल को खरीदा $1.5 बिलियन के लिए, एंड इलॉन मस्क को रफली मिले $165 मिलियन। कोई भी एक नॉर्मल इंसान होता है ना, तो उसके लिए ये चीज एंड होती है, कंपनी बनाई, अब कंपनी बेच दी, पैसे आ गए, अब पूरी लाइफ एंजॉय करो। लेकिन इलॉन मस्क बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे। इलॉन मस्क के हाथ में जितना भी पैसा आया था, उन्होंने पूरा पैसा एक ऐसी कंपनी में डाल दिया जिसको देख के लोग कहते थे यार ये चीज तो पक्का फेल ही होगी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और वो कंपनी का नाम है स्पेसएक्स। तो अभी तक की स्टोरी से तुम्हें ऑलरेडी पता लग गया होगा कि 2001 तक इलॉन मस्क के पास लगभग $100 मिलियन थे और एक ख्याल था, ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी बनाना, मार्स पे जाना, मून में जाना, स्पेस में जाना और एक पूरी अलग दुनिया को डिस्कवर करना। तो इसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले सोचा यार हम लोग एक काम करते हैं, रशिया से सेकंड हैंड मिसाइल्स खरीद लेते हैं। और फिर इसी चीज के लिए वो मॉस्को गए भी, रशियन से मिले भी, लेकिन रशियंस ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और इनफैक्ट उनका मजाक उड़ाया। और फिर आते वक्त इलॉन मस्क ने एक स्प्रेडशीट निकाली और खुद ने एक डिसीजन लिया, अगर हमें दूसरे नहीं देंगे तो क्या हो गया, हम लोग ये सारी चीजें खुद बनाएंगे। फिर 2002 में स्पेसएक्स इनकॉर्पोरेट हुई। अपनी पॉकेट से इलॉन मस्क ने $100 मिलियन उसमें इन्वेस्ट करे, और उन्होंने ये सब किया बिना किसी भी एरोस्पेस बैकग्राउंड के। उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी और खुद ने इतनी सारी नॉलेज गेन करी कि उनको इस इंडस्ट्री की समझ आने लगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज भी स्पेसएक्स के इंजीनियर्स
उन्हें अनऑफिशियल चीफ इंजीनियर मानते हैं। अब हम लोग स्टोरी में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें तो उनके जो पहले 3 रॉकेट लॉन्चेस थे वो बहुत ही गंदी तरीके से फेल हो गए। इनफैक्ट 2008 कंपनी का और उनका वन ऑफ द वर्स्ट ईयर था। ये वो टाइम था जब टेस्ला भी मरने की कगार पे थी, स्पेसएक्स का पैसा खत्म हो रहा था और इलॉन मस्क का डिवोर्स हो गया था। उनके पास लिटरली घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे और उसी के बाद स्पेसएक्स का चौथा और लास्ट लॉन्च बचा था। अगर उनका ये लॉन्च फेल हो जाता तो कंपनी आज वो होती नहीं जो आज हमें वो दिखती है। बट फिर सितंबर 28, 2008 फैल्कन 1 ने सक्सेसफुली ऑर्बिट रीच किया। स्पेसएक्स वो पहली कंपनी बन गई जिसने प्राइवेटली लिक्विड फील्ड रॉकेट बनाए और उसे ऑर्बिट तक भी पहुंचाया। अब अगर तुम सोचो यार इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात ये थी कि ये काम किसी भी प्राइवेट कंपनी ने पहले नहीं किया था। ये वो काम था जो सिर्फ गवर्नमेंट करती थी और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करते थे और उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग आती थी। बट स्पेसएक्स ने वही सेम चीज कर दी एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट और वो भी इंडिपेंडेंटली बिना किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प लिए। और फिर इसी सक्सेसफुल लॉन्च की वजह से नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो शायद अब ये सारी चीजें सुन के तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा तो बेसिकली स्पेसएक्स एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी है। तो आंसर है नहीं। देखो आज के टाइम पे स्पेसएक्स सिर्फ एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी नहीं है, वो एक अलग मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी बन चुकी है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताऊं तो बाकी एरोस्पेस कंपनीज ऐसा करती हैं जैसे तुम एक कार खरीदने जाओ और डीलर को बोल दो भाई इंजन अलग सप्लायर का होना चाहिए, सीट अलग की, टायर्स अलग सप्लायर के, और हम लोग बस ये सब कुछ असेंबल करते हैं। स्पेसएक्स ने बोला यार हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग हर चीज A to Z खुद बनाएंगे। और आज इसी वजह से स्पेसएक्स का जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और लगभग 85% ऑफ द रॉकेट के जो भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होते हैं, भले वो इंजन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी और हो, हर चीज कंपनी खुद बनाती है। जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला, जो लॉन्च कॉस्ट थी वो ड्रामेटिकली गिर गई और वो कॉस्ट आज के टाइम पे इतनी गिर चुकी है कि कॉम्पिटिटर्स उसके आसपास भी नहीं है। और फिर अगेन कुछ साल बाद 2015 में इलॉन मस्क आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, रीयूजेबल रॉकेट्स। company has come up with to make life multi-planetary is a fully and rapidly reusable orbit class rocket. इलॉन मस्क ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, यार रॉकेट लॉन्च का कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों है? अगर एक फ्लाइट सस्ते में अफोर्डेबल रेट पे उड़ सकती है तो एक रॉकेट क्यों नहीं? और उनका मिशन बन गया कि मुझे इसी चीज को पॉसिबल करना है। 2015 से पहले बहुत सारी कंपनीज क्या करती थी, जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता था तो उसका जो भी पार्ट्स होते थे वो हर चीज समुद्र में फेंक दी जाती थी और वो चीज वेस्ट हो जाता था। ये वही बात हो गई जब दिल्ली से बैंगलोर कोई फ्लाइट आया और उसके बाद उस फ्लाइट को डिस्पोज कर दिया जाए, फेंक दिया जाए। लेकिन फिर जब ये सेम आइडिया इलॉन मस्क ने बाकी लोगों को पिच किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डजन्स ऑफ अटेम्प्ट फेल हुए, बूस्टर्स क्रैश हुए, इनफैक्ट लैंडिंग पैड्स पे एक्सप्लोजंस भी हुए, लेकिन उसके बाद उनको सक्सेस मिली। दिसंबर 2015 में पहली बार फैल्कन 9 बूस्टर सेफली लैंड हुआ और फास्ट फॉरवर्डिंग टू टुडे आज एक ही बूस्टर 20 से भी ज्यादा बार फ्लाई कर सकता है। और इसी एक इनोवेशन ने ये समझाया कि जरूरी नहीं है कि रॉकेट्स रीयूज नहीं हो सकते। और अगर तुम सोचो कि इसमें इतनी बड़ी डील क्या है तो ये बात समझो, कोई भी रॉकेट होता है ना उसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बूस्टर, नीचे वाला हिस्सा जिसमें इंजन्स लगे रहते हैं, और एक होता है अपर स्टेज जो सैटेलाइट को फाइनली ऑर्बिट तक ले जाता है। और जो बूस्टर होता है यानी कि बॉटम वाला हिस्सा वो रॉकेट की टोटल कॉस्ट का लगभग 70 से 80% होता है। तो यूजुअली पहले क्या होता था, जब भी लॉन्च होता था उसके बाद जो बूस्टर है वो एटमॉस्फेयर में जल जाता था या तो ओशन में क्रैश हो जाता था और दोनों में ही डिस्ट्रॉय हो जाता था हमेशा के लिए। और फिर नए लॉन्च के लिए वापस फाउंडेशन से हर चीज बिल्ड करनी पड़ती थी। और फिर इसी वजह से एक ट्रेडिशनल रॉकेट लॉन्च की कॉस्ट लगभग 150 से 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास आती थी। तो फिर स्पेसएक्स ने क्या किया, उन्होंने फैल्कन 9 का एक ऐसा बूस्टर बनाया जो लॉन्च होने के बाद या तो खुद ओशन में ड्रॉप हो जाए, तो सेफली वापस लॉन्च पैड पे आ जाए और वर्टिकली लैंड करे, इंजन्स दोबारा फायर होने के लायक हो और वापस रीयूजेबल हो। और आज इसी वजह से फैल्कन 9 का जो लॉन्च कॉस्ट है वो रफली $67 मिलियन है, कॉम्पिटिटर्स के हाफ से भी कम। और अब फिर आज के टाइम में स्पेसएक्स करंटली वर्क कर रहा है स्टारशिप पे। ये बेसिकली एक ऐसा टाइप का रॉकेट होगा जिसमें 99% ऑफ द रॉकेट वापस रीयूज हो जाए और सिर्फ एक ही वेरिएबल कॉस्ट हो और वो है फ्यूल की। बाकी जितना भी पार्ट रॉकेट में यूज होता है वो हर एक चीज यूज में आ जाए। और दूसरे सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन फैल्कन एंड स्टारशिप ये है, एक नॉर्मल फैल्कन 9 सिर्फ लगभग 22 टन कैरी कर सकता है, वहां पे दूसरी तरफ स्टारशिप लगभग 150 टन कैरी कर पाएगा। और ज्यादा पेलोड लेने का मतलब ये होता है जो कॉस्ट पर किलोग्राम होता है वो ड्रामेटिकली कम हो जाता है। सो इवन बिफोर यू ऐड द रीयूज फैक्टर, ये चीज अकेले में बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब तुम्हें बेसिकली समझ में आ चुका है कि स्पेसएक्स एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा है, उनके रॉकेट बाकी रॉकेट से कैसे डिफरेंट होते हैं। अब हम बेसिकली ये समझते हैं कि ये जो नई कैपेसिटी जो वो अनलॉक करेंगे इससे वो एग्जैक्टली बिजनेस कैसे बनाएंगे। अब ये चीज समझने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा स्पेसएक्स के दूसरे बिजनेस पे जिसका नाम है स्टारलिंक। अब ऐसे तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है स्टारलिंक पे, आप जाके देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको क्विकली 1-2 लाइन में बता देता हूँ। बेसिकली स्टारलिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके पास
इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क डायरेक्टली सैटेलाइट से आएगा, आपको ग्राउंड पे वायर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ करने के लिए और ग्लोबल लेवल पे स्केल करने के लिए स्पेसएक्स को बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजनी पड़ेगी इन स्पेस, और जब ये कॉस्ट पर किलोग्राम कम हो जाएगी तो ये जो सैटेलाइट्स डिप्लॉय करना है ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो अब आप ये पूरा फ्लाईव्हील ढंग से समझ पाओगे। सबसे पहले स्पेसएक्स सस्ते लॉन्चेस करता है, जिसकी वजह से उनको कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कैश आता है, और फिर ये कैश यूज करके स्टारलिंक की सैटेलाइट्स लॉन्च होती है, और फिर स्टारलिंक का मंथली सब्सक्रिप्शन बेच के रेवेन्यू कमाया जाता है, और उस रेवेन्यू को यूज करा जाता है स्टारशिप को डेवलप करने के लिए। और एक बार अगर स्टारशिप लॉन्च हो गया तो ये पूरी साइकिल और ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगी और ये बिजनेस मॉडल लूप पे चलता रहेगा। देखो, जब भी स्पेसएक्स के फ्यूचर के बारे में बात होती है तो सिर्फ रॉकेट्स और मार्स की बात नहीं होती है। इसी के साथ एक और रेस चल रही है जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, और उसका नाम है ऑर्बिटल कंप्यूटिंग। जिसका बेसिकली ये मतलब है कि स्पेस के अंदर डेटा सेंटर्स बनाना और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में रेडी करना। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार स्पेस में जाने की क्या जरूरत है, धरती पे इतनी जगह है वहीं पे बना लो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितने भी डेटा सेंटर्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और इनको कूल करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, जो आज के टाइम में उतना ढंग से अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ साथ जो भी सोलर पैनल्स लगेंगे स्पेस में वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे रादर देन बीइंग ऑन अर्थ, क्योंकि स्पेस के अंदर कोई दिन या रात नहीं होती, वहां पे सोलर पैनल्स को 24 घंटे तक एनर्जी मिलेगी। और अगेन इसी के साथ साथ टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, अप्रोक्सीमेटली -270 डिग्रीज तक। लेकिन ये चीज सुनने में जितनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और अच्छी लगती है उतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये चीज एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे होगी ये चीज अभी भी ढंग से फिगर आउट करना बचा है। लेकिन यहीं पे स्पेसएक्स का सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज बाहर आता है, जब बाकी कंपनीज भले वो कोई सी भी यही कंपनी होगी ये करने की कोशिश करेगी तो उन्हें लॉन्च का कॉस्ट, डेटा सेंटर्स ऑर्बिट में डालने का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन स्केलएक्स के पास पूरी टेक्नोलॉजी इन हाउस रेडी है, उनका खुद का टेक है, खुद के लॉन्चिंग पैड्स हैं और खुद के रॉकेट्स हैं। और ये पूरी कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। आज के टाइम पे स्पेसएक्स खुद की चिप्स भी बना रहा है, और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है कि ये पूरी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। लेकिन अब इस पूरी वीडियो का और टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन सच में जस्टिफाइड है भी या नहीं। तो देखो, इसके लिए ऑलरेडी दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो बोल रहा है कि यार ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है, और उनके सिंपल आर्गुमेंट्स ये है कि स्टारलिंक के लगभग 4.6 मिलियन से ज्यादा ऑलरेडी पेइंग सब्सक्राइबर्स है, और ये चीज और ज्यादा रैपिडली ग्रो करने वाली है। इसी के साथ जितने भी रॉकेट के कमर्शियल लॉन्चेस होते हैं उसमें स्पेसएक्स का मार्केट शेयर लगभग 60% के आसपास है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है, बाकी रेगुलेटरी बॉडीज है, वो भी स्पेसएक्स पे डिपेंडेंट है उनके मिशन के लिए और एजेंडास के लिए। और लोग बेसिकली मानते हैं कि आज के टाइम पे जितने भी बड़े बड़े क्लेम्स करे जा रहे हैं, जैसे ऑर्बिटल कंप्यूटिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्स पे जाना, अगर इनमें से 10, 15, 20% क्लेम भी सच हो जाते हैं तो हमें फ्यूचर में ये वैल्यूएशन बहुत चीप लगेगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास है अश्वथ दामोदरन, जिन्हें लिटरली डीन ऑफ वैल्यूएशन के नाम से बोला जाता है। मतलब जो भी वैल्यूएशन ये लगाते हैं वो सबसे टॉप क्वालिटी की होती है, और बहुत सारे एनालिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा है। उनके हिसाब से जो कंपनी की फेयर वैल्यू है वो लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होनी चाहिए। मतलब आज के टाइम पे ये कंपनी लगभग 800 बिलियन डॉलर से ओवर वैल्यूड है। और उनका सिंपल मानना है, जिससे मैं भी बहुत ज्यादा अग्री करता हूं, दैट ग्रेट कंपनीज एंड ग्रेट इन्वेस्टमेंट दोनों अलग चीज होती है। जरूरी नहीं है कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो उसके लिए वो प्राइस जस्टिफाइड हो। तो यस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, और यही थी स्पेसएक्स की कहानी। आपको एग्जैक्टली क्या लगता है, क्या कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।